अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा राइट्स नॉवल। वीडियो देखने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को करें प्रेस, ताकि आपको हमारे चैनल की आने वाली हर नई और मियारी वीडियो बर वक्त मौसूल हो सकें। जिन्होंने रमज़ान अस्कल हबीबा राइट्स एपिसोड 50 थर्ड लास्ट पार्ट। वह अस्पताल से सीधा अपने फ्लैट में आई थी, जो इसने हाल ही में बिजनेस में होने वाले कुछ प्रॉफिट के इवज़ इसने इस फ्लैट को ज़ुबैर खान से बतौर गिफ्ट लिया था। ये फ्लैट जदीद तर्ज का बना हुआ था, ज़रूरियाती ज़िंदगी का हर सामान मौजूद था। इसके पास नहीं था तो बस खलूस और प्यार से गुंदा हुआ इसका मकीन। काश इसके मालिकों मकीन को इस बात का एहसास हो जाए तो ये फ्लैट भी खुशी से खिलखिला उठे। फ्लैट मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ था जब वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और बजाय हाथ बढ़ाकर दीवार में नस्ब किए स्विच बटन को दबाकर लाइट जलाने के, या फिर शायद इसे परवाह नहीं थी कि इसके इर्द गिर्द कितना अंधेरा है, जिस तरह इसकी अपनी ज़िंदगी में अपने खालिस रिश्तों के इससे मुंह मोड़ लेने से जैसे इसके अंदर सन्नाटे से उतर गए थे। अंधेरे में वो सीधा चलती सीढ़ियों को अबूर करती एक कमरे में आई थी और वहां पड़े सोफे पर ढह सी गई, जैसे अपना सारा बोझ इस सोफे पर उतारा हो। स्वीटी, मैं ऐसा नहीं चाहती थी यार, तो तुम मेरी वजह से बीमार पड़ जाओ। सच में मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। मैं तो बस तुमसे रमज़ान को दूर कर देना चाहती थी। वो बीच में स्वीटी, वो खाम में हम बहनों के दरमियान आ गया। स्वीटी, जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरी, बेरहम, बेहिस, खुद गर्ज और मतलबी ही सही, पर मैं इसके बावजूद मैंने ये कभी नहीं चाहा कि तुम्हारी ऐसी हालत हो यार। मुझे माफ़ कर दो यार। तब तुम मेरे पास नहीं रहोगी तो फिर मैं किससे लड़ूंगी? मेरा किससे मुकाबला होगा? और कहाँ की मुकाबलाबाजी? तुम्हें पता है ना, मैं ऐसी ही हूँ यार। मैंने कल रात तुम्हें लगता है कुछ कहा था। वो इसके कमरे में आए थे जो औंधे मुंह लेटा बेड पर आड़ा तीछा सो रहा था, या फिर अपने बाप को देखकर सोने की अदाकारी कर रहा था। यार डैड, जानता हूँ मेरी क्या मजाल कि मैं आपके कुछ कहे को टाल जाऊं। वो इनके चेहरे को देखते थकन से चूर लहजे में बोला, तो फिर यहाँ बेड पर सोने का क्या मकसद है? इसने करवट बदलकर इनकी जानिब देखा, जबकि वो इसे तिरछी नज़रों से बागौर इसका जायज़ा लेते बोले थे, डैड कसम से आपको बिजनेस में नहीं बल्कि फैज चौकीदार की जगह पर होना चाहिए था। वो इनकी मुसलसल घुरियों से चिढ़ते बोला और नाचाते हुए उठ गया था। दिल तो अपनी नींद पूरी कर देने का था, लेकिन अपने जालिम बाप के इरादे इसे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। चटअप अब्दार, तुम भूल गए क्या? तुमने सो मुझसे प्रॉमिस किया था तुम शाम में राइमा को आउटिंग पर लेकर जाओगे। वो इसकी फजूलियात से चिढ़कर बोले, डैड सच्ची बताऊं तो मेरा ज़रा भी दिल नहीं है इसे कहीं भी लेकर जाने का। फ़िलहाल मुझे नींद आ रही है, सोने दे आराम से। जाएं, जाकर खुद भी रेस्ट करें, और आप इस उम्र में अब अपनी इन बूढ़ी हड्डियों को यूँ खाम में तकलीफ़ ना दिया करें। वो भी कसम से मेरी तरह कह रही होंगी कि ये अबरार करज़ई हमें सुकून से आखिर बैठने क्यों नहीं देता। वो अपने बाप के बिगड़े तेवरों को हवा में उड़ाता बोला और हाथ बढ़ाकर ब्लैकेट खींचकर अपने ऊपर लेने लगा था। चवल इंसान, तुझे मैं कहाँ से बूढ़ा लगता हूँ? वह इसके बूढ़ा कहने पर गोया इनको सदमा लगा था। जब इनका सदमा टूटा तो वह जैसे इसे घूर कर पूछ रहे थे, लो, इसमें पूछने की क्या बात है, सब दिखता है। वह अपनी गहरी मुस्कुराहट छुपाते बोला और दिल ही दिल में खुश हुआ, चलो अब किसी बहाने ही सही इनका ध्यान तो हटा उस बात से। कहाँ से दिखता हूँ बरखुदा, ज़रा बताने की जहमत करोगे मुझे? वो अपने एक हाथ को कमर पर रखते लड़ाका औरतों की तरह कड़े तेवर लिए पूछ रहे थे, डैड, अभी कल ही आपको रऊफ़ मलिक राइमा के वालिद कह रहे थे कि तुम्हारा बाप अब बूढ़ा हो गया है। वो अपने अंदर के पल रहे अपने बेसाख्ता कहके पर काबू पाते बोला, नालायक इंसान, वो मेरा दोस्त है, मुझे इस पर मान है, इसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा होगा, और अगर
कह भी दिया तो तुम्हें क्यों इतनी आग लगी हुई है? वो तेवरी चढ़ाए तंग कर बोले। डैड अब तो गुस्सा ही कर गए। वो इसके सुर्ख चेहरे को देखते मज़े से बोला, शट अप, मुझे तुम्हारी खूब समझ आ रही है। तुम मुझे अपनी बातों में उलझा कर मेरे दिमाग से इस बात को निकाल कर गुमराह करने के चक्करों में हो। पर बेटा जी, ये तुम्हारी भूल है कि तुम मुझे अपनी बातों से गुमराह कर दोगे। चलो उठो, शाबाश। वो इसके पास बैठते बोले, डैड मान जाइए ना कि आप बूढ़े हो गए हैं। वो इनके बैठने पर चोट करता बोला, बूढ़ा होगा तेरा बाप, उठ जा अबदार, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो हाम कर बोले थे, यार मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मेरा बाप अब बूढ़ा हो गया है। शुक्र है आपने आखिरकार अपने मुंह से इकरार कर ही लिया। अबदार मैं, नो डैड, अगर आपने मुझे कुछ भी कहा तो मैं ज़िद पर अड़ जाऊँगा। मैं कह रहा हूँ डैड, फिर मैं वॉशरूम से भी जल्दी बाहर नहीं निकलूँगा। इनके अपने तरफ बढ़ते हाथों को देख वो इनकी पहुंच से बदक कर फ़ौरन दूर हुआ और इनको धमकाते हुए बोला और चुपचाप ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। हरमज़ान, मुझे मत छोड़ना, मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। जानिया माय स्वीट हार्ट, यार क्या हुआ? आंखें खोलो, मैं यहाँ तुम्हारे पास ही हूँ। मैं भला अपनी जान को क्यों छोड़ूंगा? वह स्टूल पर इसके बराबर में बैठा इसकी जानिब ही देख रहा था जब अचानक इसे यूं ही बेहोशी की हालत में बड़बड़ाते देख वो इसके पास आया था और इसका चेहरा थपथपा कर इसे तसल्ली दी थी कि वो इसके पास ही है और वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। हरमज़ान, तक तुम सच में यहाँ हो? हरमज़ान, तक तुम सच में यहाँ हो ना मेरे पास? हरमज़ान, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं किया, मैंने तुम्हें धोखा दिया। वो अपने हवासों में जब वापस लौटी तो इसे यूँ अपने रूबरू देखकर इसने पहले तो इसे हैरानगी से देखा, जैसे यकीन करना चाह रही हो कि वो वाकई में इसके पास मौजूद है या फिर इसका ये एक ख्वाब है जो आंखें खुलने पर टूट जाएगा। लेकिन जब इसने इसके चेहरे को छूकर देखा तो इसे यकीन आ गया कि वह हकीकत में वही है। तो इसने इसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और सिसकते हुए बोली थी, यार जानिया, क्या हो गया है तुम्हें? तुम सब अभी ये सब भूल जाओ यार, हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले खुद को थोड़ा रिलैक्स तो करो। अगर तुमने ऐसे ही परेशान और रोते रहना है तो फिर ठीक है, तुम जैसा सोच रही हो फिर मैं अब वैसा ही करूँगा। वो इसकी बिगड़ती हालत के पेश नज़र कह रहा था। इसे इसकी सांसें नाहमवार सी लग रही थी, जैसे वो बड़ी दिक्कत से सांस ले रही हो। वो इसके चेहरे को अपने सामने किए इसको बाजुओं से पकड़े सख्ती से बोला, जिस पर जानिया के आंसू वही थम से गए, इसी डर से कि कहीं वो इसे सच में ही छोड़कर न चला जाए। लेकिन इसके जिस्म की कपकपाहट अब भी जारी थी। गुड गर्ल, तुम यहीं रेस्ट करो, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। वो इसकी पेशानी पर अपना पुरहिद्दत लमस छोड़ते हुए इसे फिर से लटाते बोला, पर हमजा, मेरे पास डॉक्टर को बुलाना ज़रूरी है, मैं तुम्हारे पास आंटी को भेजता हूँ। अभी वो इसे कुछ कहती जब वो जल्दी से इसकी बात को काटकर इसने इसका हाथ पकड़कर इसे रोकना चाहा था। जब वो इसका हाथ खुद के हाथ से छुड़वाता रूम से बाहर निकल गया था। जानिया को होश आ गया है, आप ज़रा इसके पास चली जाएं, मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। क्या सच में मेरी बच्ची को होश आ गया है? हरमज़ान, आपको लगता है मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ क्या? इसने उल्टा सवाल किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरी बेटी को एक नई ज़िंदगी दी। वो हाथ उठाकर शुक्र अदा करते हुए आईसीयू रूम की जानिब चल दी थी। वो डॉक्टर को बुलाने चला गया था, जबकि इसने इस दौरान ज़ुबैर खान की मौजूदगी को सिरे से नज़रअंदाज कर दिया था। डैड यार, मेरा ज़रा भी दिल नहीं कर रहा बाहर जाने को, ऊपर से मैं थक अलग से गया हूँ। आज ऑफिस शेड्यूल मेरे लिए काफ़ी टफ था डैड। वो आईने के सामने खड़े अपने बालों पर जेल लगाते बोला, बच्ची का दिल ना टूटे इसीलिए तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे पता है मेरा बेटा कितना थका हुआ है। वो तंजिया बोले, जानते क्यों थे? ये इसके रानिया के साथ ना जाने के बहाने थे। ऑफिस से तो वो सारा दिन जाने कहाँ गायब रहा। ये सोचकर कि वो इस बात का हिसाब किताब इसके आने के बाद इससे लेंगे। फिलहाल तो वो खामोश थे और इनका मकसद अभी सिर्फ इसे राइमा के साथ भेजना था।
جو پہلے ہی کئی دقتوں کے بعد مانا تھا۔ وہ یہ پوچھ کر اسے ضد نہیں دلانا چاہتے تھے کیونکہ پہلے ہی انہوں نے اسے اتنی مشکلوں سے راضی کیا تھا۔ میرا اب بھی جانے کا ارادہ نہیں ہے ڈیڈ، ویسے حد ہے ڈیڈ، آپ اسے یوسف ابرار کے سیکرٹری کے ساتھ بھی تو بھیج سکتے تھے۔ وہ ان کے آگے پیر پٹکتے ہوئے جھنجھلاتے بولا، اپنے باپ کی سوئی ایک ہی جگہ اڑے دیکھ وہ چڑ سا گیا تھا اور ساتھ ہی اسے اس لڑکی پر شدید غصہ بھی آ رہا تھا جس کی وجہ سے اس کا باپ جونگ کی طرح اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ کیوں؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اب تو میں نے وہ بات بھی اپنے دل سے نکال دی ہے، اس کے باوجود بھی تمہارے نخرے نہیں ختم ہو رہے۔ اگر اس کی جگہ وہ لڑکی ہوتی تو؟ میرے جگر کی تو بات ہی الگ ہے ڈیڈ، اس لڑکی سے میرے جگر کا کوئی مقابلہ نہیں، آپ نہیں جانتے، شی از ٹو ہاٹ۔ وہ ان کی بات کاٹتے، خود پر پرفیوم چھڑکتے اپنی ایک آنکھ کے کونے کو دبا کر مزے سے بولا تھا، نیچے جلدی آ جانا۔ وہ اس کی بات پر نفی میں سر ہلاتے بولے، گویا مرغے کی وہی ایک ٹانگ جسے وہ کبھی سدھار نہیں سکتے۔ وہ جب ڈاکٹر کو بلا کر آیا تو ڈاکٹر نے تھوڑی دیر میں اس کا چیک اپ کرنے کے بعد اس کی کنڈیشن کو اب پہلے سے نارمل بتا کر اسے دوسرے روم میں شفٹ کروا دیا تھا۔ ویسے کافی نازک مزاج ہے آپ کی وائف، وہ ڈسکرپشن لیٹر پر اس کے لیے ضروری ادویات لکھ رہی تھی جب وہ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولی، یا آئی نو، میری وائف کانچ کی طرح نازک ہے، جس طرح کانچ کو سختی سے پکڑنے سے وہ ٹوٹ جاتا ہے، بالکل اسی طرح میری وائف نازک مزاج ہے۔ وہ ڈاکٹر اور ملیحہ کی موجودگی کا لحاظ کیے بنا اس کا ہاتھ جس پر ڈرپس لگی ہوئی تھی اس کو نرمی سے پکڑ کر مسکراتے بولا، جبکہ اس کے اس ولہانہ انداز پر جانیہ شرم سے جھیم سی گئی تھی۔ رمضان کے چہرے کی رونق اور شادابی لوٹ آئی تھی جو کچھ دیر پہلے اس کی بگڑی طبیعت کو دیکھ کر زرد پڑ گئی تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش بھی ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ اب وہ فرصت سے اس کے شاداب گلابی مہکتے چہرے کو اپنی نظروں میں سمائے دیکھ رہا تھا، شاید اتنے دنوں کی پیاس کو بجھا رہا تھا جو کہ اسے اتنے گھنٹے دیکھنے کے بعد بھی بجھنے نہ پا رہی تھی۔ ڈاکٹر، ہم اسے کب گھر لے کر جا سکتے ہیں؟ وہ ہسپتال کے بیمار ماحول سے ان چند گھنٹوں میں ہی اکتا گیا تھا، اسی لیے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا، ان کی کچھ ضروری ٹیسٹ وغیرہ کرنے رہتے ہیں، وہ کر لیں اور اس کے بعد آپ انہیں لے کر جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اپنے پروفیشنل انداز میں اسے بتایا، پھر تو صبح ہی جائیں گے۔ وہ اپنی کلائی میں پہنی بیش قیمتی واچ کو دیکھ کر بولا، چونکہ گھڑی اس وقت صبح کے 4:30 بجا رہی تھی، جس پر وہ ایک تخمینہ لگاتے منہ بگاڑتے بولا، جس پر ڈاکٹر اور ملیحہ بیگم کے چہرے پر اس کی بگڑی صورت کو دیکھ کر بے ساختہ مسکان آئی تھی۔ جاری ہے پیارے ریڈر، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ، پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ پر، تب تک کے لیے خدا حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔